हेलो दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? और ये आप अभी तक हम क्या कर रहे थे कि वर्ग दो के साइंस के फिजिक्स का पार्ट कर रहे थे। तो फिजिक्स में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया था? हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट किसके ने मोशन कर लिया कंप्लीट, और ग्रेविटी कर ली अभी रिसेंट लेक्चर में, और एक कौन सा चैप्टर कर लिया? फोर्स। तो ये 3 हमने कर लिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल वाला टॉपिक था ना, उसके न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, शार्प एजेस मेटल पिन विल गो इजीली इनटू द वुडन वॉल बिकॉज तेज धार वाली धातु की पिन, या वो मान सकते हैं हम कील, आसानी से लकड़ी के बोर्ड में घुस जाएगी क्योंकि। इसका आंसर पुनः बताना है, बताओ। 2 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। अभी मैंने जो लेक्चर कराया था ना, इससे पहले लेक्चर नंबर 6, उसमें मैंने ऐसा कुछ कराया था थ्रस्ट के नाम से, प्रोरोध के नाम से, उसको देख सकते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ इसमें होता है क्या है। देखो, जो कील होती है ना, उसका कुछ शेप ऐसा होता है, ये इसी तरीके से तो होती है कील। ये जो सरफेस है ना इसका, वो ऊपर का बड़ा होता है, और ये जो सरफेस है ये नुकीला होता है, नुकीला। तो क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम होने पर, और ये परपेंडिकुलर लगता है उस पर। तो प्रेस जो फोर्स होता है ना, वो पिन पे लगता है, एग्जैक्ट पिन पे। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम रेत में चलते हैं ना, तो रेत में अगर हम खड़े हैं तो मेरे पैर ज्यादा कपते हैं, और हम लेट जाए तो आराम से, पता भी नहीं चलेगा, आराम से लेट जाए रेत के ऊपर, तो हम धसेंगे क्या? नहीं। अगर हम खड़े होंगे तो रेत में हमारे पैर डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? तो जो एरिया है ना, उस पर फोर्स लग रहा है हमारा, वो पैरों पे लग रहा है, तो पैरों का जो एरिया है वो बहुत कम है। अगर हम लेट जाएंगे तो हमारा एरिया बढ़ जाएगा ना पूरा। तो ऐसा ही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रिड्यूस फोर्स, ये नहीं, संपर्क क्षेत्र कम होने से बल बढ़ता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। देखो, मैंने बताया था ना, P इक्वल टू एफ वाई ए से कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी देखते चलो आप कितने क्वेश्चन आए। कुछ मैंने ऐड किए, कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज्यादा क्वेश्चन ऐड करना भी सही नहीं होगा। आप कर सकते हैं इनको, मैं मतलब ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ग्रुप का नंबर बता ही दिया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, 7354938786। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें, इसी पे व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम वो है, ग्रुप है। आप और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ वगैरह वहां पर अवेलेबल कराए जाएंगे। अब वर्ग दो के उसमें पेपर में ज्यादा टाइम नहीं रह गया, तो हम अपनी तैयारी को भी मजबूती से करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या लिखा है। जब किसी विशेष सतह पर 1000 न्यूटन का बल प्रयोग होता है, ठीक, कितने न्यूटन का बल प्रयोग हो रहा है? तो एफ इक्वल टू कितना दे रखा है? 1000 न्यूटन। तो अब देखो, ये पढ़ने की कला भी है, मतलब फोर्स का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। पता चल गया ना हमको? न्यूटन फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो उस सतह पर लगने वाला दबाव 10 पास्कल दे रखा है। दबाव की यूनिट क्या होती है? ऐसा ही यूनिट दाब की, दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है? मैंने लिखा भी रखी है आपको पहले पहले लेक्चर में। तो दाब की यूनिट होती है पास्कल। इसको इंग्लिश में भी पास्कल बोलते हैं, हिंदी में भी। तो दाब की ऐसा यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल। तो यहाँ क्या दे रखा है? P इक्वल टू 10 पास्कल। इसको पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या पूछा है? तो बल अनुप्रयोग सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? जो बल लग रहा है उस क्षेत्रफल, उस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पी इक्वल टू हमें पता है कितना होता है, पी इक्वल टू एफ बाई ए। ये भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, तो यूनिट कन्वर्जन की दिक्कत नहीं है। अगर कोई यहाँ पर एक सीजीएस में होता है, एक एसआई में होता, तो हम कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ 1000 न्यूटन की जगह 1000 डाइन दे रखा होता है, डाइन, डाइन भी एक फोर्स की यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट होती है। अभी मैं बताऊंगा कि एक एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो इसको देखते हैं अभी। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये सारे ऐसा यूनिट में दे रखे हैं, ये भी एसआई में और ये भी एसआई में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रेशर की जगह 10 रख देंगे, पी की जगह, और एफ की जगह 1000 अपॉन ए। तो ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1000 बाई 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ए इक्वल टू क्या आ गया? 100 मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी। क्या ऑप्शन होगा हमारा? सी।
तो आप देख सकते हैं ना ये ऑप्शन कैसे आया, समझ गए इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? हाँ, अब जो मैं डाइन और उसका फोर्स का बता रहा था वो देख लें आप, ये हमारा आंसर हो गया। अब है जो फोर्स की यूनिट थी ना वो डाइन न्यूटन थी, और एक न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन की। अगर हम वो उसमें इकाई की बात करेंगे तो अगर इसको सीजीएस यूनिट में लिखेंगे, सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, रुको, सी में 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी 4 ग्राम, और सी जी एस, एस 4 सेकेंड। तो ये सीजीएस यूनिट होती है। और ऐसा यूनिट में जो लेंथ होती है वो किस में नापते हैं, मीटर में, यहाँ पर किस में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में। यहाँ पर वो जी किस, वहां पर मास किस में नापते थे, एम किस में नापते थे, मास किस में नापते थे, किलोग्राम में, यहाँ पर ग्राम में नाप रहे हैं। तो यही होता है। तो यहाँ पर न्यूटन का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर सीजीएस यूनिट में लिखेंगे, ये ऐसा यूनिट में आ गया। अगर सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000, 1000 ग्राम हो गए, तो यहाँ पर ग्राम लिख देंगे। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100। और 1 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो सारे सेकंड की है, यहाँ मीटर एम लिख देते, सेंटीमीटर सॉरी सी एम लिख दो। हाँ, तो इसको मिटा दूं। हाँ, तो हम 1000 ये रहा और 100 ये रहा, तो कितना हो जाएगा, 5 जीरो आ जाएंगे। 5 जीरो क्या आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 10⁵ डाइन, इसी को बोलते हैं क्या, डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू कितना हो गया, 10⁵ डाइन। आपको पता भी चल गया कैसे निकालना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कभी डायरेक्ट ना पूछ लिया जाए। ठीक है, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी सेम क्वेश्चन है। द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ 2.5 मीटर स्क्वायर, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस इज, क्या होगा इसका वैल्यू, निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। ये भी क्वेश्चन सेम है, और ये भी, जब कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, यहाँ पर प्रेशर क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्र जिस पर दाब लगाया गया है बल, वह क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर जिस क्षेत्र पर बल लगाया गया है वह क्षेत्रफल निकालना, मीटर स्क्वायर में यूनिट दे रखी है। इस क्वेश्चन को मैं कर लेता हूँ, उसको आप करना। खैर है तो सारे आप भी कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक इक्वल टू क्या दे रखा है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, इक्वल टू 2.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है। हाँ, फोर्स कितना दे रखा है, बल कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देख लो दोनों ऐसा यूनिट में दे रखे हैं, यूनिट जरूर देख लिया करो, अगर न्यूमेरिकल आया है तो यूनिट जरूर देख लिया करो। ये भी क्वेश्चन 2018 का है आपका, 2018 साइंस एमपी टेट का, एमपी टेट। और ये जो पिछले भी कराए ना मैंने, ये भी एमपी टेट 2018 क्वेश्चन है, ये भी एमपी टेट 2018 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की इंपोर्टेंस देख सकते हैं कितनी इंपोर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो बस, 100/2.5, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2500 का 100 कितना आ गया, 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसी की जगह पास्कल भी लिखा हो सकता है, तो घबराना नहीं है, क्यों न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं। प्रेशर की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, पास्कल अभी होता है। लिख लो इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसको होमवर्क लिख लो, ये कमेंट बॉक्स में देना आंसर इसका, होमवर्क हो गया ये। हाँ, ये एक और देख लो, द वीकेस्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये क्या है, सबसे कम बल जो है वो इंटरेक्शन का, हिंदी में ऐसे पूछा जाए तो ये है, इस इनमें से सबसे सबसे कमजोर बल है, इनमें से सबसे कमजोर बल कौन सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इसको न्यूक्लियर को न्यूक्लियर ही बोलते हैं, नाभिकीय बोलते हैं, नाभिकीय।
नाभिकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही बोलते हैं। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कूलाम बल वगैरह वो होता है ना, कूलाम का उपयोग करके कूलाम बल भी बोलते हैं। तो इसमें से पता है आपको कौन सा होता है? तो इसका आंसर बी है। आपको इसका क्रम, आप इसका क्रम भी देख लेना एक बार, और उसको लिख के या तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और नहीं दे पाओगे तो फिर मैं कल बताऊंगा। इसकी ये चारों क्रम में लिख लेना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, वैसे आपकी जो एग्जाम में यही यही ज्यादा आता है कि सबसे वीक कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। पर आप चारों का क्रम लिख लो, कभी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन बोर्ड दूसरा पूछ ले, तो आपको चारों याद होने चाहिए। तो वीकेस्ट तो ये होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट और चारों का क्रम वो आप लिख के आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये केपलर लॉ ऑफ मोशन, केपलर के जो 3 नियम है ना, ग्रहों के ग्रहों के गति के नियम, उस पे आधारित ये क्वेश्चन है। और ये क्लास नाइन्थ की ये फिजिक्स एनसीईआरटी में है, तो मुझे लगा कि इसको कंक्लूड करना चाहिए। और ये मैं बता दूं, टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, यूपी में, यूपी टीजीटी, या सन मुझे शायद मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा, 2016 या कुछ है, पर है ये, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करें। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको पता नहीं होगा। तो केपलर के ग्रह की गति के नियम 3 नियम है। मैं पहले उनके नियम्स वगैरह बता दूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये आप लिख लेना, केपलर के ग्रह की गति के नियम, तीन नियम है, बस थोड़ा थोड़ा लिख लो, कुछ ज्यादा नहीं लिखना। पहला नियम है ना वो कच्छी, मतलब जो भी प्लेनेट्स है ना, वो मून जो सन का वो राउंड लगाते हैं, वो इलिप्स आकार में लगाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलिप्स। इलिप्स आकार में, या दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं ना इलिप्स को, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। दूसरा दूसरा क्या है कि जो भी एरिया स्वाइप करते हैं ना, मतलब ऐसे ये सन है और ऐसे कोई प्लेनेट मूव कर रहा है, ये सन है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, और ये यहां पर कोई प्लेनेट ले लिया, ये ऐसे। तो ये जो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में स्वैप करेगा, मतलब ये यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लेगा ना, ये यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लेगा, उतना ही टाइम इसको, ये इस एरिया को पूरा निकालेंगे हम, और इसको भी, तो जितना टाइम ये यहां से यहां तक जाने में लेगा, उतना ही ये यहां से यहां तक जाने में लेगा। तो ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। ये दूसरा नियम है। इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाएगा, जो कच्ची चार जो इसके ग्रह के जो एरिया है ना, वो इक्वल एरिया स्वाइप करते हैं इक्वल टाइम। समझ में आ गया? यहां पर मान लो उसको 2 दिन लगे, तो यहां पर इतना चलने में भी उसको 2 दिन लगेंगे। ये एरिया और ये एरिया इक्वल होता है पूरा, इसमें वो नहीं होती कि स्पीड इक्वल हो, इसमें एरिया इक्वल होता है, ठीक है? ये दूसरा नियम होगा। तीसरा नियम जिसपे वो क्वेश्चन बेस्ड है, तो वो होता है कि ग्रहों की जो गति, जो ग्रहों के बीच की डिस्टेंस है ना, प्लेनेट और सन के बीच की डिस्टेंस है आर, उसका क्यूब टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है उसके टाइम के घूमने के। इसको मैं ऐसे बता दूं, जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है ये सन से जो प्लेनेट की डिस्टेंस है, इसको मैंने आर मान लिया, और ये टी टाइम ले रहा है इसको घूमने के लिए, तो इनके बीच का वो होता है, वो रिलेशन होता है, वो होता है आर इजकल टू टी स्क्वायर। मतलब आर की पावर 3 और टी की घात 2 इनके बराबर होता है ये आप तीनों को लिख लें। और यही थे, और ज्यादा इसके बारे में जानना है नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से रियल चांस है आ जाए, ये आ सकता है कि ग्रहों की गति किसके किस में चक्कर लगाते हैं वो ग्रह। हाँ, अब आपका कौन सा क्वेश्चन था? नहीं, ये नहीं था। हाँ, ये था क्वेश्चन। तो इसमें क्या दे रखा है? इफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स टाइम प्रेजेंट। अब इसमें क्या, मान लो मैंने ये क्या रखा है, इफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस
मतलब ये ले रखा है कि सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वो एक चौथाई रह जाए, देन ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। तो जो एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में कितना समय लगेगा, अभी एक चक्कर लगाने को उसको मान लो टी समय लग रहा है, कितना लग रहा है, टी समय, और उसके बीच की दूरी कितनी, आर। ये प्रारंभिक स्थिति मैंने बता दी कि अभी पहले क्या था, आर दूरी थी और टी समय लग रहा था उसको। अब उन्होंने क्या पूछा कि मैंने दूरी कितनी कर दी, r/4। तो समय उन्होंने पूछा है कि t1 कितना होगा। इन्होंने कितना दे रखा है, t तो कुछ दे नहीं रखा, तो हम t को 1 भी मान सकते हैं या t भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिखा है, इफ द अर्थ इज 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। तो यहाँ 1 ईयर भी ले सकते हैं हम t की जगह, 1 ईयर। तो t1 हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, यहाँ लिख दूंगा। हाँ, क्या है, आर क्यू इजकल टू टी स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर, आर वन का क्यू, टी वन का क्यू। ये प्रारंभिक स्थिति में आर वन मान लिया, ये टी वन मान लिया, इसको आर टू मान लिया, ये आर वन बाई फोर हो जाएगा और ये टी टू हो जाएगा। ठीक है, तो आर वन का क्यू अपॉन टी वन स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे आर टू का क्यू अपॉन टी टू स्क्वायर, हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो आर वन की आर वन ही है, टी वन का क्या है, वन का स्क्वायर है यहाँ पर, आर वन का पावर 3 अपॉन 1 की पावर 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वन की पावर आर वन बाई फोर की पावर 3 अपॉन टी की कितने यहाँ, टी टी टू को, टी टू तो फाइंड ही करना है, तो ठीक है, कैंची गुणा कर दो, कैंची गुणा करना आता है। हाँ, तो टी फोर टी टू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस साइड में, और ये क्या आ जाएगा, आर वन अपॉन फोर की क्यू इंटू 1/r1, ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे इसके, तो 1/r1 का क्यूब। तो ये r1 की क्यूब से r1 का क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर t2 स्क्वायर है, पर देखो फॉर्मूले में जो हमने लिखना भूल गए, यहाँ पर भी t2 स्क्वायर आ जाएगा, तो t2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 की पावर 3। ठीक है, तो 1/3 करेंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4 का क्यूब, तो 1/64 इक्वल टू क्या आएगा, t2 का स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या जाएगा, t2 इक्वल टू 1/8। 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का, तो क्या आ गया, सी इक्वल टू, सी ऑप्शन हो गया ना, समझ में आ गया। मैं आपको वहां बता रहा था ना, उसमें ये लिख लेना, ये कांस्टेंट के बराबर होते हैं, केपलर के ग्रह की गति के नियम में तीसरा नियम बताया मैंने, उसमें ये बताया ना, ये आर, इसको ऐसे लिख लो, आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट के इक्वल होते हैं, किसी एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं, नियतांक के बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब पीछे चलते हैं, हाँ ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि ग्रेविटी को कैसे क्या लेते हैं और करते हैं, आप ट्राई कीजिए। मैक्सिमम हाइट निकालनी है और टोटल टाइम टेकन इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब दोनों चीज निकालनी है, निकालो। चलो एक क्वेश्चन मैं भी करा देता हूँ, यही नहीं तो फिर क्या होगा। हाँ, चलो करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले ये देखो वेलोसिटी देखी, तो प्रारंभिक वेलोसिटी दे रखी ना, बॉल इज थ्रोन, मैं इंग्लिश हिंदी वालों के लिए बता दूं, इसमें बोल रखा है कि एक बॉल को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका जाता है, एग्जैक्ट ऊपर की ओर फेंका जाता है, विद अ वेलोसिटी ऑफ, किस वेलोसिटी से, तो यू इक्वल टू दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, तो 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, अब इसकी क्या पूछी है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, वो पूछी है इसने, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम इट टेक्स, कुल कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये पूछा है क्वेश्चन में, और पूछा है कि कितने समय तक आएगा, कहां पे, पृथ्वी पर ही वापस, वो सरफेस पर कितने समय पर वापस आ जाएगा। तो निकालते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ऊपर जाने की स्थिति हो तो ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम, जी माइनस जी। तो यहाँ पर कौन सा केस लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब कैसे लगा सकते हैं, ये आप थोड़ा समझ लो, अगर जिनको कंफ्यूजन हो रहा है ना, ऐसे केस कौन सा लेते हैं, तो वी इक्वल टू दे रखा है यू
माइनस जी टी, ये तो समझ में आ रहा है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ए इक्वल टू जी के बराबर होता है माइनस जी के। और यहाँ पर एच, एच की जगह मैंने एच लिख दिया है क्योंकि हाइट यहाँ पर अगर इसमें ऐसे क्षैतिज दिशा में बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करते हैं तो हम एस ले लेते, दूरी हो जाती, पर यहाँ वही दूरी को हाइट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, ये एक ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, अब बताओ कि इनमें से कौन सा लगा सकते हैं, जबकि हमको पता है टॉप पोजीशन पर क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है ना। हम इसमें एच दे रखा है, हमें हाइट ही पूछी, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये इसमें एच दे रखा है ये भी यूज कर सकते हैं। बट ये देखो यहाँ पर हमें यू गिवन है, ये तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एच दे ही नहीं रखा, तो हम निकाल ही नहीं सकते। अब देखो इसमें निकाल सकते ना, इसमें एच दे रखा है, अब यू भी दे रखा है, टी नहीं दे रखा, बट टी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो हमको निकालनी क्या है, एच निकालनी हो, एच भी नहीं दे रखा, तो दो पैरामीटर नहीं दे रखे हैं, ना टी दे रखा ना एच दे रखा, तो हमें पहले या तो टी निकालना पड़ेगा तब हम एच निकाल सकते हैं। इसमें देखो वी पता है ना, जीरो के इक्वल है, हाँ, यू गिवन है, जी पता है, एच निकालना है, तो एच अकेला एक पैरामीटर निकालना और सारे गिवन है, तो ये आसान हो जाएगा ना। तो यहाँ पर व्हीकल, ये थर्ड इक्वेशन को लगाते हैं, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन पर व्हीकल क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। यू इक्वल टू कितना दे रखा है, 49 के स्क्वायर दे रखा है, माइनस टू, माइनस टू, जी को क्या मान लिया यहाँ पर, या 9.8 मान लो, या फिर क्या कर लो 10 मान लो, इंटू एच, इससे डायरेक्ट आ जाएगा ना, 49 के स्क्वायर इधर ले लेंगे, 49 के स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2, ये माइनस आएगा ना इधर, देखो मैं एक सेकंड क्लियर करके लिख दूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, ये 49 का स्क्वायर इधर लेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस 49 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना, इक्वल टू माइनस टू इंटू 9.8 एच, तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, तो एच निकाल सकते हैं यहाँ से। अब एच मिल गया, टाइम पूछा इन्होंने, टाइम दो तरीके से निकाल सकते हैं, देखो फिर से, क्या होगा इसको, क्यों बैठ जाती है, हाँ ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, टाइम को भी, देखो ये, अब देखो पहला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्या, v इक्वल टू यू माइनस वी, हमें पता है जीरो के इक्वल है, टॉप पोजीशन पर किसके इक्वल है, जीरो के, किसके इक्वल है, जीरो के, u हमें गिवन है, g हमें गिवन है, t निकाल सकते हैं ना ऊपर वाले केस से, हाँ निकाल सकते हैं, बट ये t होगा कितना, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक जाने का होगा, क्योंकि ये तो हमें यही तो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम डबल कर देंगे तो आने का भी मिल जाएगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, ये टाइम इक्वल होता है। तो हम पहला इक्वेशन लगा सकते हैं, हाँ तो v कितना है, जीरो, u कितना है 49, माइनस g कितना है 10 या 9.8 t, तो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ माइनस 49 हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा माइनस 9.8, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा t, तो 949 अपॉन 9.8 कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू टी, ये क्या होगा जाने का टाइम, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आने और जाने का दोनों टाइम, तो ये क्या टोटल टाइम पूछा है इसने रिटर्न तक का, समझ में आ गया। वैसे आपको ये 49 में नहीं गिवन होगा, 50 में गिवन होगा डायरेक्ट, 50 दे रखी होगी आपको, क्या 10 से डिवाइड देना है डायरेक्ट, 5 आ जाएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेकेंड आ जाएगा सीधा, ये 49 दे रखा है, मुझे लग रहा है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना ऐसे आपको मतलब मैथमेटिक्स को करेक्ट कराने के लिए ऐसे बच्चों के लिए गिवन होता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इक्वेशंस को कैसे लगाते हैं, देखो मैंने बताया ना, जो इक्वेशन में पैरामीटर दे रखे हैं वो हम देख लें, पहले तीनों इक्वेशन लिखते हैं, आप एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे ना अच्छी, आप बोलोगे कि इतना टाइम कैसे लगेगा, नहीं आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। मैं करता डायरेक्ट इसी लगा देता, क्योंकि मैंने बहुत मतलब ऐसी प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। हाँ अब ये देखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ कितना दे रखे हैं, मास ऑफ अर्थ एम ई, मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 इंटू 1, ये क्या, अच्छा 10 टू द पावर 24 दे रखा है, ये ऐसे गलत लिखा है, 10 टू द पावर 24 केजी ऐसे करके है, ये इक्वल लिख दिया है। जैसे यहाँ पे जो सन का मास है एम ऑफ एस इक्वल टू कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ये दे रखी है
इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, r इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। इसको सही कर लेना, ये क्या है, इसकी पावर यहाँ देनी चाहिए इसको, यहाँ पर ये पावर है, यहाँ पर ये पावर है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स पूछा है दोनों के बीच का। तो फोर्स का जो हमने ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला बताया था ना अभी लास्ट लेक्चर में आपको, तो वो क्या था, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बताया था। जी की मैंने वैल्यू भी बताई थी, ठीक है। तो जी की वैल्यू पुट कर देना, m1 ये m2 ये, आर का स्क्वायर कर देना, आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लो। ये तो क्या है, मैं आपको क्यों कराए हैं इसका एक रीजन है। कई बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं। आप बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इनको रिवाइज नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको रिवाइज नहीं करना है, रिवीजन के लिए नहीं है, ये आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो होती है ना उसको इंप्रूव कराने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ये इस टाइप के क्वेश्चन उसमें नहीं आते, ये टाइप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये सारे आते हैं क्वेश्चन। ये भी आने के अपने यहाँ कम चांस होते हैं, अगर हार्ड पेपर बना तो ये आएगा, अगर हार्ड नहीं बना तो नहीं आता है। बाकी तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ही। मुझे लगता है आज की क्लास यहीं ओवर करनी चाहिए हमको, और अगले चैप्टर में हम देखते हैं ऊष्मा के बारे में करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जरूर जुड़ें उस चैप्टर से, और आपका कोई भी हमें सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।